मौन के धागे। आरव की सुबह हमेशा की तरह शोरगुल से भरी थी। न्यूयॉर्क के उसके अपार्टमेंट से शहर का कोलाहल सीधा उसके कानों तक आता था, पर आज की सुबह एक अजीब सी खामोशी लिए थी, जैसे कोई गहरी आहट भीतर ही भीतर गूंज रही हो। फोन की घंटी ने अंततः उसे अपने विचार शून्य संसार से बाहर खींचा। दूसरी तरफ उसके दूर के रिश्तेदार गणेश का धीमा भारी स्वर था। आरव। दादी नहीं रही। वह नाम आरव के लिए सिर्फ एक धुंधली स्मृति था। वर्षों हो गए थे जब उसने रूपनगर के उस पुराने हवेली की दहलीज लांघी थी, और दादी तो कब से एक अनदेखी छाया भर रह गई थी। फिर भी खून का रिश्ता और भीतर का एक अधूरापन उसे खींच रहा था। रूपनगर, वह नाम ही अपने आप में एक अलग दुनिया था। धूल भरी गलियां, नीम के पेड़ों की ठंडी छांव, और एक हवेली जिसके हर पत्थर में कोई अनकहा किस्सा कैद था। 2 दिन बाद आरव की यात्रा समाप्त हुई। बस स्टैंड पर उतरते ही रूपनगर की हवा ने उसे एक पुराने मिटते हुए लिफाफे की तरह लपेट लिया। चारों ओर पसरी खामोशी में केवल धूल के उड़ने की सरसराहट थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की धीमी ध्वनि। यह उस न्यूयॉर्क से कितना अलग था जहां आवाजें कभी मरती नहीं थीं। हवेली तक पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। वह भव्य इमारत जिसकी तस्वीरें उसने बचपन में देखी थीं, अब एक भूतिया खंडर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारों से रंग उखड़ रहा था, टूटी खिड़कियां बेजान आंखों सी ताक रही थीं, और हवा के हर झोंके के साथ लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां करा उठती थीं। गणेश ने दरवाजे खोले। उसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी रेखा थी, और आंखों में कुछ ऐसा था जो आरव पढ़ नहीं पाया, शायद वर्षों से दबा कोई डर। दादी ने जाने से पहले एक बक्सा तुम्हारे लिए रखा था, आरव बाबू, गणेश ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अनकहा बोझ था। वह बक्सा एक पुराना लकड़ी का संदूक, धूल की मोटी परत से ढका था, जैसे वो भी हवेली के अनगिनत रहस्यों में से एक हो। आरव ने धीरे से उस पर जमी धूल हटाई। संदूक के भीतर एक डायरी मिली, दादी की लिखावट में कुछ तस्वीरें और एक मुरझाया हुआ सूख चुका गुलाब। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ जगह पर स्याही फैल गई थी, जैसे किसी आंसू ने उन्हें भिगो दिया हो। पहले कुछ पन्ने दादी के रोजमर्रा के जीवन के बारे में थे। फिर अचानक एक नाम सामने आया, लीला। लीला कौन थी? आरव ने कभी यह नाम नहीं सुना था। डायरी के अगले पन्ने पर लीला की एक तस्वीर थी, एक बेहद खूबसूरत लड़की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी सपने को जी रही हो। डायरी के पन्ने जैसे जैसे पलटते गए, रूपनगर की शांत सतह के नीचे दबे एक तूफान की आहट सुनाई देने लगी। दादी ने लीला के बारे में बहुत कम लिखा था, लेकिन हर पंक्ति में एक अनकही पीड़ा थी। लीला गांव की एक लड़की थी जो अचानक गायब हो गई थी, और उसके गायब होने के साथ ही हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जिसे कभी किसी ने तोड़ने की हिम्मत नहीं की। आरव ने गणेश से पूछा, गणेश चाचा, यह लीला कौन थी? गणेश का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें किसी अनजाने डर से सिकुड़ गईं। नाम मत लो उसका बाबू, गणेश फुसफुसाया, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वह एक पुरानी बात है, उसे भूल जाओ। पर आरव अब रुकने वाला नहीं था। दादी की डायरी, लीला की तस्वीर और गणेश का डर, ये सब मिलकर उसे एक भूल भुलैया में खींच रहे थे, जिसकी हर दीवार पर एक सवाल लिखा था। अगले कुछ दिनों तक आरव ने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की। बुजुर्ग महिलाओं ने उसे नजरअंदाज किया, मर्द उसकी बात टाल गए। हर तरफ एक गहरी डरावनी चुप्पी थी। एक दिन उसने गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ठाकुर साहब को देखा। उनकी आंखें पैनी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। ठाकुर साहब, आरव ने पास जाकर कहा, मैं आरव हूं, हवेली से। मुझे लीला नाम की एक लड़की के बारे में कुछ जानना था। ठाकुर साहब ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वह एक पुरानी बात है बेटा, उन्होंने धीमी भारी आवाज में कहा। कुछ बातें जितनी दबी रहें उतना अच्छा। आरव को लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे घेर लिया हो। हर तरफ से उसे रोका जा रहा था। पर दादी की डायरी में कुछ और भी था। एक टूटे हुए ताबीज का जिक्र, जिसे लीला हमेशा पहने रहती थी। एक रात आरव हवेली के सबसे पुराने हिस्से में गया, जहां टूटी हुई चीजें रखी रहती थीं। वहां धूल और मकड़ी के जालों के बीच उसे एक पुराना लकड़ी का झूला मिला। झूले पर बैठी लीला की तस्वीर उसके दिमाग में कौंध गई। यहीं कहीं, इसी अंधेरे में उसने अपने आखिरी पल गुजारे होंगे। झूले के पास की दीवार में एक छोटा सा छिपा हुआ ताक था। आरव ने उस पर हाथ फेरा और उसे कुछ कठोर महसूस हुआ। यह वही ताबीज था, टूटा हुआ, जंग लगा हुआ, पर पहचानने योग्य। उसके भीतर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कुआं। आरव की रूह कांप उठी। कुआं, हवेली के पिछवाड़े का वह गहरा सूखा कुआं, जिसके बारे में गांव के बच्चे कहानियां सुनाया करते थे। अगली सुबह आरव उस कुएं के पास पहुंचा। कांटेदार झाड़ियों और टूटी ईंटों से घिरा वह कुआं एक खुली कब्र जैसा लग रहा था। आरव ने गणेश को बुलाया। गणेश की आंखों में वही पुराना डर था, पर इस बार उसमें कुछ और भी था, एक अजीब सी उम्मीद, जैसे वो भी इस बोझ से मुक्ति चाहता हो। रस्सी बांधकर आरव धीरे धीरे कुएं में उतरा। नीचे की हवा ठंडी और नम थी,
सड़ी हुई पत्तियों और मिट्टी की गंध से भरी। कुछ ही फीट नीचे उसे एक नरकंकाल मिला। सालों के इंतजार के बाद लीला आखिरकार मिल गई थी। कंकाल के पास एक और चीज थी, एक छोटा सा जंग खाया हुआ चाकू। उस पर एक परिवार का प्रतीक खुदा था, वही प्रतीक जो हवेली के दरवाजे पर भी बना था। आरव को ऊपर खींच लिया गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें सदमे से भरी थीं। गणेश ने जब चाकू देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, शायद डर की नहीं बल्कि पुरानी पहचान की। किसने किया यह, गणेश चाचा? आरव ने फुसफुसाया, उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। गणेश ने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतार रहा हो। ठाकुर साहब ने, गणेश ने कहा। उसकी आवाज में वर्षों का डर और दर्द घुला था। लीला उनसे प्यार करती थी, लेकिन वह नीची जाति की थी। उनकी शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन ठाकुर साहब तो। आरव को विश्वास नहीं हुआ। वे इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। सम्मान? गणेश ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ लोगों के लिए सम्मान की कीमत जान से ज्यादा होती है, आरव बाबू। खासकर तब जब उनका खुद का खून किसी और के रंग में रंगने लगे। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर से सब कुछ निचोड़ लिया हो। उसका परिवार, उसका इतिहास, सब कुछ एक झटके में धूमिल हो गया। दादी की खामोशी, गणेश का डर, ठाकुर साहब की चेतावनी, सब एक घिनौनी साजिश के हिस्से थे। वह एक ऐसी कहानी थी जो रूपनगर की हवा में सदियों से दबी थी। एक ऐसी आवाज जिसे मौन के धागों ने गूंथ दिया था। आरव ने फैसला किया कि वह इस सच्चाई को अब और दफन नहीं होने देगा। यह लीला का बदला नहीं था, बल्कि उन सभी आवाजों को एक मंच देना था जिन्हें समाज ने हमेशा खामोश किया था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हो रहा था। लेकिन उस रात कुएं की गहराई से निकलकर आई लीला की चीख ने उसे सोने नहीं दिया। हवेली की दीवारों पर अब भी सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं, पर आरव के लिए अब उनकी चमक बदल चुकी थी। वह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक स्मारक था उन मौन के धागों का जो सदियों से कितने ही सच को छिपाए बैठे थे। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।